सबसे पहले तो आप सभी को बहुत-बहुत बधाई और आप सबने है वो आरएस की जो परीक्षा है, उसकी मुख्य परीक्षा पास करके आप जो उसके तीसरे चरण के अंदर आप सब है वो पहुँच गए हो। तो आप सब बहुत-बहुत बधाई के पात्र हो और ईश्वर से मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की है वो कामना करता हूँ कि आप है वो इस परीक्षा के अंदर सफल होके और जो राजस्थान की मरुभूमि है उसको अपनी सेवा है वो मेरू दे सकें। तो आज की जो सेशन है इसके अंदर मूलतः अपन इस चीज़ की चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी के अंदर मूलतः अपने को क्या करना है और थोड़ा-सा है वो मोटिवेशनल चीज़ें। आगे थोड़े से टाइम के बाद में एक और अपन कभी सेशन रखेंगे जिसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चन्स होंगे और हम लोग हैं वो उनका जवाब देंगे, जितना हो सके। तो आज मैं अभी आपके साथ ये डिस्कशन करूँगा कि अपने को मूलतः इंटरव्यू के अंदर क्या-क्या है वो करना है। और चलो मैसेज आ रहे हैं नीचे से तो आप सबको है वो मैं बता दूं कि मेरा ट्रांसफर हुआ तो कल ही है वो डीसीपी जोन 7 अहमदाबाद के अंदर है वो नई पोस्टिंग हुई है तो अभी ये चीज तो अपन छोड़ देते हैं जो और अपन मेनली है वो इंटरव्यू की बताइए तो तब आप आपका सबने आप सबकी बधाई में एक साथ ही है एक्सेप्ट कर लेता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मूलतः अपने को देखिएगा कि क्या करना है इंटरव्यू के दौरान है ना? दो तीन चीजें आपको विशेष रूप से है वो ध्यान रखनी है। देखो आरएस का जो इंटरव्यू होता है उसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है? कुछ भी प्रकार की चीजों से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं ये हो जाता है, वो हो जाता है। हाँ, थोड़ा-सा अपने को आरएस के इंटरव्यू और इनमें इस चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि थोड़े से ये है वो फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, बेस्ड इंटरव्यू होते हैं। तो कुछ फैक्ट्स भी अपने को है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं है वो यहाँ से चर्चा स्टार्ट करूँगा कि अपने को एक्चुअली में इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, आप लोग चाहे कितना भी कुछ भी कर ले लेकिन यदि खुद जब तक तैयारी नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो मेरा आरपीएससी का काफ़ी इंटरव्यू देने का है वो अनुभव मेरा रहा है। तो उसके आधार पे है वो मैं आप सबको है वो कुछ बातें बताना चाहूँगा। मेरा आरपीएससी का इंटरव्यू देने का अनुभव रहा है असिस्टेंट जेलर जो महेंद्र लाल कुमाऊं सर थे आरपीएससी के चेयरमैन उनके बोर्ड के अंदर था मेरा। उसमें मैं राजस्थान टॉपर था। तो एक मेरा वो इंटरव्यू देने का अनुभव रहा है। एक राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर जिसके अंदर है वो मेरी 17वीं मेरिट थी, एक वो इंटरव्यू देने का अनुभव रहा है और ब्रह्म सिंह गुर्जर सर के बोर्ड में था वो। और एक मेरा आरएस के अंदर 2010 का जो आरएस भर्ती थी जिसमें मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था तो वो भी मेरे को 2010 का भी इंटरव्यू देने का मौका मिला था आरएस का। उसमें मेरा फाइनल चयन नहीं हुआ था। तो वो भी ब्रह्म सिंह गुर्जर सर के बोर्ड में था और उस समय इंटरव्यू है वो हुआ करते थे 100 और शायद है वो 160 नंबर के इंटरव्यू हुआ करते थे। तो 2010 में मेरे 87 नंबर है वो आए थे। उस समय अच्छे नंबर माने जाते थे मतलब 100 और 100 के आसपास के नंबर। और उसके बाद में 2012 का जो आरएस इंटरव्यू था भर्ती थी उसके अंदर वन 108 नंबर है वो मुझे इंटरव्यू के अंदर है वो मिले थे जिसमें मेरी 107वीं मेरिट थी चयन हुआ था। और फिर फाइनल जो मेरा इंटरव्यू था आरएस 2013 का मैंने इंटरव्यू दिया था। तो उसके अंदर है वो उस समय 100 नंबर के इंटरव्यू होते थे। उसके अंदर मुझे 62 नंबर थे। उसमें मैं आईपीएस में सिलेक्ट हो चुका था तो मैं ऐसे ही है वो इंटरव्यू देने के लिए गया था। तो उसमें मेरा आरएस में वो 44वीं मेरिट थी। अभी तक आरएस के 3 इंटरव्यू देने का मुझे है वो अनुभव प्राप्त है। और बाकी के आरपीएससी के 3-4 दूसरे इंटरव्यू तो ऐसा करके 6-7 आरपीएससी के मैंने इंटरव्यू दिए। तो आरपीएससी के अंदर मैंने क्या फील किया है और उसके आधार पे मैं आज की है वो चर्चा करूँगा। तो पहली चीज़ ये है कि घबराना नहीं है कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं घबराना है अपने को। क्वेश्चन का आंसर आएगा नहीं आएगा इसको लेकर अपने को है वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। वो जानबूझ के आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जो आपको नहीं आए, तो वो आपकी फेस एक्सप्रेशन देखना चाहेंगे कि भाई इसकी किस तरह से प्रतिक्रिया है।
तो वो चीज़ अपने को विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि नहीं आए तो भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बहुत सी चीज़ें होती है जो नहीं आती है और 100% तो चीज़ें कभी किसी को नहीं आती है, तो वहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की अपने को ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आखिर में क्या तैयारी करें, क्या कुछ करें? तो सबसे पहले इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपना बायोडाटा देखना है। बायोडाटा के अंदर आपको क्या-क्या देखना है? सबसे पहले आप कौन-कौन सी स्कूल के अंदर पढ़े हो। जिन-जिन आप स्कूल के अंदर पढ़े हो, उन स्कूल के आपको नाम ध्यान, कौन-सी क्लास तक आप पढ़े हो और कौन से साल में आप पढ़े हो। मतलब आपको सब ध्यान होना चाहिए कि मैं पहली से 5वीं तक इस स्कूल में पढ़ा, छठी से 10वीं तक इस स्कूल में पढ़ा, 11वीं-12वीं में यहाँ पढ़ा और मैं कॉलेज के अंदर इस कॉलेज के अंदर पढ़ा और तो आपको अपनी स्कूलें सब ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद में अगली चीज़ ये है कि आपने स्कूल के बारे में पूरी जानकारी ले ली कि स्कूल का कोई नाम है, मान लो अधिक कुछ लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए होते हैं, तो स्कूल का कुछ नाम होता है, नाम कोई प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी या कोई अपने सामाजिक सुधारक उसके नाम के ऊपर है वो स्कूल के नाम रखे होते हैं। तो उनको भी आप अच्छे से है वो देख देख लीजिएगा क्योंकि उनके बारे में भी है वो इंटरव्यू बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि अच्छा इनके बारे में आप क्या जानते हो? या कैसे हो सकता है? आप खुद क्वेश्चन बनाइए कि क्या-क्या क्वेश्चन्स बन सकते हैं। मान लो जैसे है वो स्वामी दयानंद सरस्वती है वो नाम। अब दयानंद सरस्वती के बारे में आप है वो एक बार पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने दयानंद सरस्वती ने है वो इनकी समाज की स्थापना की थी, इनके क्या फेमस नारे थे। दयानंद जो सरस्वती जी थे वो किस चीज़ को लेकर इनको लेकर है विवाद हुआ था और इनका जो है वो वेदों की ओर लौटो, ये सब इनके नारे थे या क्या थे या मान लो स्वामी विवेकानंद के ऊपर स्कूल का नाम हो तो ये सब चीज़ें आप है वो देख लीजिए। उसके बाद में आपने जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप है वो पढ़े हो, तो वो आपसे नॉर्मली पूछते हैं कि आप कौन-सी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े हो, तो यूनिवर्सिटी का नाम नॉर्मली किसी न किसी शख्सियत के नाम पे होता है। तो उनके बारे में आप है वो अच्छे से देख लीजिएगा कि वो क्यों प्रसिद्ध है या उनके बारे में क्या-क्या प्रश्न हो सकते हैं। आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और कॉपी और पेन के अंदर आप हमेशा जब ये चीज़ें करो तो नोट करते रहिए कि यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के अंदर नाम है तो इस नाम से संबंधित क्या-क्या क्वेश्चन्स है वो बन सकते हैं। निश्चित रूप से वो क्वेश्चन्स है वो कई बार पूछते हैं। उसके बाद में हर यूनिवर्सिटी का अपना एक लोगो होता है जिसके अंदर उनका एक अपना ध्येय वाक्य होता है। तो आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े हो, उस यूनिवर्सिटी का ध्येय वाक्य आपको ध्यान होना चाहिए और वो हमेशा संस्कृत में होता है तो उसका हिंदी अर्थ भी आप है वो जान लीजिएगा। ये भी है वो ज़रूरी है जानना क्योंकि अपने प्रोफ़ेसर, लेक्चरर वहीं के होते हैं तो नॉर्मली वो कई बार ये चीज़ें वो पूछ लेते हैं। उसके बाद में एक चीज़ अगली है वो और इम्पोर्टेंट होती है, ये सब कॉलेज। उसके बाद में कई बार क्या होता है कि अपना पढ़ाई के बीच के अंदर है वो गैप होता है। जैसे मान लो 12th के बाद में किसी ने मेडिकल की तैयारी की हो या कुछ की हो, तो वो ईमानदारी से आप है वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि सर इस वजह से मैंने है वो मेडिकल की तैयारी की और मैं वहाँ पर सफल नहीं हुआ, तो ये सब हुआ। तो उसको ईमानदारी से एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं कि तो ये चीज़ आप है वो ध्यान दीजिए। उसके बाद में आपके बायोडाटा के अंदर अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप किस गाँव से या किस शहर से बिलॉन्ग करते हो, आपका जो जिला है। जैसे मान लो मैं बीकानेर जिले से बिलॉन्ग करता हूँ, तो अब यहाँ से आरएस के अंदर खूब सारे क्वेश्चन्स बनते हैं। अब आप जिस जिले से बिलॉन्ग करते हो, देखिए आप मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपका यदि भाग्य खराब है तो अलग बात है, अदरवाइज़ आपके अधिकतर क्वेश्चन यहीं से जाने, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन्स जाने, आपके बायोडाटा के ऊपर ही जाने। जैसे मान लो आप बीकानेर से बिलॉन्ग करते हो, अब आपको बीकानेर से संबंधित खूब सारे क्वेश्चन आप लेके बैठोगे, तो ये देख सकते हो बीकानेर की है वो 5 समस्याएँ क्या है? या बीकानेर की के अंदर 5 संभावनाएँ क्या है? आप 5 समस्याएँ बताइए, 5 संभावनाएँ बताइए। बीकानेर की पाकिस्तान से है वो बॉर्डर लगती है, तो उस बॉर्डर का है वो क कितने किलोमीटर लगती है? ये मतलब वो बॉर्डर से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन्स है वो आ जाएँगे। वहाँ पर गवर्नमेंट की कौन-कौन सी योजनाएँ चल रही है? बीकानेर में कौन-कौन से हैं वो कार्यालय है, मान लो सरकारी कार्यालय कोई बड़े-बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट जैसे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है या राजस्थान राज्य अभिलेखागार है, तो अभिलेखागार से संबंधित खूब सारे क्वेश्चन्स है वो आ सकते हैं या राष्ट्रीय कुष्ठ अनुसंधान केंद्र है, तो राष्ट्रीय कुष्ठ अनुसंधान केंद्र से संबंधित क्योंकि आप ये मान के चलिएगा कि इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर है, वो आपके जैसे बहुत सारे वहाँ पर इंटरव्यू चलते रहते हैं बिन एग्ज़ाम के। तो हर जिले के खूब सारे लोग उनके पास
है वो आके गए हुए होते हैं, तो उनको चीज़ें पता होती है कि किस ज़िले के अंदर है वो, क्या-क्या चीज़ें हैं और उनके बारे में उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज भी होता है, क्योंकि वो उनका पूरे दिन काम ही वही होता है और वो 3-3 4-4 साल से ये काम है वो कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं वो चलती रहेगी। तो आप अपने ज़िले के बीकानेर की मान लो स्थापना किसने की थी, वहाँ पे कोई प्रसिद्ध देवी-देवता का मंदिर है, तो प्रसिद्ध देवी-देवताओं के मंदिर, कोई प्रसिद्ध जैसे मान लो बीकानेर के अंदर बीकानेर की स्थापना में करणी माता का क्या योगदान रहा? करणी माता के बारे में आप क्या जानते हो? ये एक राजनीतिक महिला थी या आध्यात्मिक महिला थी? तो इस प्रकार से या यहाँ पर जो जसनाती संप्रदाय है वो क्या है? या यहाँ पर विश्नोई संप्रदाय है तो वो क्या है? पेड़ों को लेकर क्या है? सलमान खान केस क्या है? मतलब इस तरह से क्वेश्चन्स आगे निकलते जाएँगे। तो आप सब इन सब चीज़ों को है वो आप कॉपी लेके बैठिए, उनके अंदर खुद बनाइए और खुद उनके उत्तर ढूँढिए कि मैं ये बोलूँगा तो अगला क्वेश्चन्स ये आ सकता है। इसका उत्तर मेरे पास ये होना चाहिए। अब मान लो बीकानेर की कोई उस्ता कला है, तो उस्ता कला क्या है? मथेरन कला है, तो मथेरन कला बीकानेर की है क्या है? बीकानेर की जेल के मान लो तो दरिया, गलीचे या जो कुछ भी चीज़ पसंद है प्रसिद्ध है, तो वो क्या है? खूब सारी चीज़ है वो आएगी। भांडा शाह का जो जैन मंदिर है, तो भांडा शाह के जैन मंदिर के अंदर है वो उनके अंदर कहते हैं कि नींव है वो घी से भरी गई थी। तो वो क्या कहानी थी, वो क्या कथा थी बताइए? ढोला मारू है तो ढोला मारू को कथा क्या है? आप इसको लेकर इसमें ये किंवदंती चलती है तो क्या चलती है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह से खूब सारे आपके डिस्ट्रिक्ट से संबंधित वहाँ के अधिकतर गाँव के नाम के पीछे सर लगता है, तो ये सर क्यों लगता है? सर का मतलब क्या होता है? तो इस तरह से खूब सारे क्वेश्चन्स हैं वो बनते हैं। आप एक बार है वो विकिपीडिया के ऊपर जाके और अपने ज़िले के बारे में सब चीज़ें, उस ज़िले की हो जनसंख्या कितनी है, उसमें तहसील कितनी है, ठीक है? और उसके बाद में उसका जो सेक्स रेशियो है लिंगानुपात जो है वो कितना है, बाल लिंगानुपात कितना है, साक्षरता है वो कितनी है। ये सब चीज़ें आप खुद अपने लेवल के ऊपर है वो तैयार कीजिए। तभी है वो इंटरव्यू के अंदर ये छोटी-छोटी चीज़ें और वहाँ पर अपन क्या हो जाते हैं मार्क्स हो जाते हैं। तो एक तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किस ज़िले से है वो बिलॉन्ग करते हो या राजस्थान के अंदर कुछ क्षेत्रीय नाम होते हैं। मान लो शेखावटी है, तो शेखावटी का कोई आदमी होगा तो उसको पूछेंगे शेखावटी में कौन-कौन से ज़िले हैं? इनका नाम है वो शेखावाटी क्यों पड़ा? ठीक है? और शेखावटी के अंदर है वो मान लो चूरू है, तो शेखावटी की कोई कल्चरल जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं वो क्या है? या यहाँ की जो ज्योग्राफी की दृष्टि से यहाँ की क्या चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें भी है वो दे मूलतः यही देखना है कि आप कौन से ज़िले से है वो बिलॉन्ग करते हो, उस ज़िले से संबंधित अधिकतर चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप जो भी जॉब करते हो, पहला क्वेश्चन ही आपके सामने यही आएगा कि आप ये जॉब करते हो, तो आप इसमें क्यों आ रहे हो? तो उसका उत्तर आप अच्छी तरीके से तैयार करें। यहाँ पर लड़के बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मैं क्या उत्तर तैयार करूँ? कैसे करूँ कि सामने वाला इंटरव्यू बोर्ड है वो मात खा जाए और एकदम वो भाग-भाग देखिएगा ऐसे कभी कोई मात भी नहीं खाएगा और कोई आपके उत्तर से भाग-भाग भी नहीं होगा और एकदम भाग-भाग हो भी जाएगा तो आगे इंटरव्यू के अंदर वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? तो वो निश्चित रूप से आपके उत्तर से एकदम सैटिस्फाई नहीं होंगे और वो जानबूझ के सैटिस्फाई बस यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि ऐसा कोई गलत इंप्रेशन शुरुआत के अंदर ही अपने को पेश नहीं कर देना है कि जिससे वो नेगेटिव इम्पैक्ट पे वो आपसे बहुत सारे इंटरव्यू के अंदर है वो अपन कई बार क्या है कि अपने को वो ये चीज़ चेक करते हैं कि इस आदमी का खुद का भी कोई अपना स्टैंड है या ये दूसरों को खुश करने के लिए किसी भी लेवल तक उनके पीछे है वो जा सकता है। तो वो आपको कुछ एज देंगे बार-बार, कुछ कि है वो यहाँ तो कहाँ आप आना चाह रहे हो, मास्टर हो, टीचर हो आप, कितना आराम की जॉब है और ये आराम को छोड़ के आप प्रशासन के अंदर आ रहे हो, यहाँ तो बहुत से नाटक है ये रात को आपको भागना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका वो ये चेक कर रहे हैं कि भाई आप आराम हो तो आप वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ सर बहुत आराम है, बात तो यही है, मैं कहाँ आ रहा हूँ। मतलब आप उनकी बात को सपोर्ट कर रहे हो तो फिर वो आपको क्यों लेंगे? जब आप पहले से ही उनकी बात को कह रहे हो, तो उनको तो ऐसा आदमी चाहिए कि जो इस चीज़ से ना डरे कि उसको रात को जाना है, दिन को जाना है, कब जाना है, क्या जाना है, कितनी स्ट्रगल आए तो स्ट्रगल हैंडल करनी है। तो ये सब चीज़ तो आप इस बात के अंदर सहमत मत होइए कि साहब बहुत आराम की नौकरी है या ये सब। आपका मूल जीवन का एम क्या है? वो बात आपको वहाँ पर है बतानी है कि सर
आराम, या इसके बारे में अपने को एक अपनी तरफ से है वो उत्तर तैयार करना है। अपने को इस बात के अंदर नहीं बहना है कि भाई हाँ, बहुत आराम की चीज़ है, या वो मान लो फिर ये बोलेंगे आपका आरपीएस में चयन हो जाएगा, तो ये तो बहुत भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, एकदम भ्रष्टाचार है, आप भी इसके अंदर आके है वो भ्रष्टाचार करना चाहते हो। तो मैं आपके सामने एक बार ये क्वेश्चंस ऐसे रख रहा हूँ, अगली बार जब अपन मिलेंगे तो मैं इन क्वेश्चन के मेरी तरफ से भी आपको उत्तर बताऊँगा। तब तक आप अपनी तरफ से इनके उत्तर तैयार कीजिए, अपना दिमाग दौड़ाइए, और आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं जो बताऊँगा, वो उत्तर आप इंटरव्यू बोर्ड के अंदर भूल जाओगे, क्योंकि आदमी का नेचर होता है, जब प्रेशर होता है, आप खुद की तरफ से आप दिमाग दौड़ाओगे ना, तब आपको कुछ उत्तर तैयार होगा। फिर मैं बताऊँगा, उसको आप उससे रिलेट करके और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो उत्तर बना पाओगे। तो ये क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से पूछे जाएँगे, ये आप मान के चलो 101% कोई भी जॉब में है, पूछेंगे कि अच्छा आप यहाँ पैसे कमाने के लिए आ रहे हो, आप तो ये करने के लिए आ रहे हो, आपको ह्यूमिलेट करेंगे। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, वो यही तो चाहते हैं कि आप यहाँ पर घबरा नहीं रहे हो, आप एकदम संतुलित आदमी हो, आप उसका एकदम संतुलित है वो आंसर दे रहे हो। तो आप जॉब से रिलेटेड, फिर आपकी मान लो टीचर हो, तो आपको टीचर हो तो आपको एक-एक चीज़ विशेष रूप से, और अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसको आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पर आपको एक विशेष रूप से इस बात का आपको एक ध्यान रखना है कि इस प्रकार की किसी भी क्वेश्चंस का आप उत्तर दो, तो उत्तर देते समय एक बड़ी बात होती है, अपन लोग अभी तक इतने बड़े नहीं हुए हैं कि सरकार की इतनी बड़ी पॉलिसी को अपन सीधा का सीधा नकार दें। क्योंकि अपन कई बार टीवी में डिबेट देखते हैं, उस डिबेट के आधार पे अपन सीधा का सीधा कि नहीं सर, वो कहेंगे साहब पहले वाली सही था, आपकी तो आपने 11वीं 12वीं की, और आपने जो ये 12वीं क्लास की, फिर तो लोग भूल जाएंगे क्या 12वीं है, ये तो सब कुछ गड़बड़ होगा, या ये सब कुछ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कभी भी इस प्रकार की गवर्नमेंट का जो बड़ा पॉलिसी डिसीजन होता है उसके एंटी में नहीं जाना है, क्योंकि आपसे यही अपेक्षा की जाएगी कि आप प्रशासन के अंदर आओगे तो आप इस तरह से सरकार के, यदि इस तरह के बड़े डिसीजन को है वो नकार दोगे, तो फिर कैसे है वो काम चलेगा। तो मैं छोटी-सी बात इसके अंदर बता देता हूँ, एजुकेशन पॉलिसी को एकदम हर व्यक्ति अच्छे से तैयार करके जाए, मान के चले हर व्यक्ति को एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कन्फर्म है वो पूछे जाएँगे आरएस के अंदर। तो एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से सिंपल सी बात अपनी तरफ से तैयार करिए, और बाद में सिंपल सी बात ये एक दो जोड़ दीजिए कि सर, जो परिवर्तन है वही सत्य है, ठीक है? और जीवन के अंदर परिवर्तन ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कि सत्य है। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो सर है वो एक किसी सिंगल व्यक्ति का निर्णय नहीं होकर, ये एक सामूहिक निर्णय है, और हमारी कैबिनेट जैसी वैधानिक और संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा इसको किया गया है। इसके ऊपर व्यापक विचार विमर्श हुआ है, इसका पहले ड्राफ्ट जारी किया गया है। तो हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में, क्योंकि वर्तमान जो पहले का समय था और वर्तमान का समय, विभिन्न प्रकार की हमारी सामाजिक स्थितियाँ बदली हैं, हमारी राजनीतिक स्थितियाँ बदली है, हमारी सांस्कृतिक परिस्थितियाँ बदली है, हमारी आर्थिक स्थिति बदली है। और ये सब चीज़ बदलने की वजह से हमें एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी, और उस संदर्भ में ये सही नई शिक्षा नीति लाई गई है। और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि ये शिक्षा नीति हमारे देश को बेहतर है वो दिशा प्रदान करेगी, और भारत है वो पुनः एक बार है विश्व गुरु बनेगा। आपको ये नहीं कहना है कि पहले वाली शिक्षा नीतियाँ खराब थी या ऐसा कुछ। हर शिक्षा नीति अपने समय की जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट होती है, और समय के साथ हम लोग सीखते हैं। जैसे अभी नया है वो तकनीकी का युग आया है, तो पहले वाली शिक्षा नीति की कुछ चीजें हो सकती है कि है वो रेलेवेंट है वो ना हो, तो जो नई शिक्षा नीति आई यानी परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन हमेशा सत्य होता है। यही सच बात है दुनिया के अंदर, परिवर्तन के सिवाय और कोई चीज सच नहीं होती है। तो अपने हाँ, इसके अंदर कुछ कमियां हो सकती है, समय के साथ वो कमियां अपने सामने आएगी, हम उन कमियों को सुधारेंगे, और हमारे पास बहुत सी संस्थाएं हैं, ठीक है? हमारे पास न्यायपालिका है, हमारे पास कार्यपालिकाएं हैं, हमारे पास व्यवस्थापिका है, ये सब इन कमियों को सुधार करेगी। तो इस तरह से बड़ा पॉलिसी डिसीजन हो, और ये किसी एक व्यक्ति विशेष का, ये एक सामूहिक निर्णय। अब जिसमें इसमें आपको ये घुमाएंगे, पूछेंगे कि साहब ये तो आरएसएस का एजेंडा लागू करने की बात है, या ये सब है। आपको इन बातों के अंदर किसी के अंदर नहीं जाना, आपको सीधी सी यही बात कहनी कि सर परिवर्तन है वो संसार का नियम है,
और ये कोई व्यक्तिगत या किसी एक संस्था का नहीं है, हमारी जो संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं का ये एक सामूहिक निर्णय है जिसके ऊपर व्यापक विचार विमर्श हुआ है। इसका जो ड्राफ्ट जो पॉलिसी थी या जो ड्राफ्ट सिस्टम था उसको पब्लिक डोमेन में रखा गया। विभिन्न प्रकार के जनता से भी विचार विमर्श आमंत्रित किए गए, विभिन्न प्रकार के शिक्षक, हजारों शिक्षक जो विशेषज्ञ थे उन सब का है लिया गया। तो मेरा बताने का उद्देश्य इतना ही था कि इस तरह से अपने को है वो उनके उत्तर की तरफ है वो जाना है। तो ये सब चीजें हैं, वो टीचर हो उनको तो कंफर्म ये एकदम तैयार करके ही जाना है, और बाकी के सभी को तैयार करके जाना है। 101% है वो, मान के चलो कि इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और खूब सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो अभी तक अपन बायोडाटा कर आपने अपना शहर कर लिया, आपने अपने गांव के बारे में जान लिया, और आपने अपना जो जॉब था, जो जॉब आपने किया उनकी बेसिक बेसिक सब चीजें, शिक्षक है तो स्कूल के अंदर एसडीएमसी या एसएमसी जो भी ये कमेटियां होती है, पीईओ, उनका जो नोमेनक्लेचर होता है कि कौन कौन से अधिकारी है किस किस लेवल के ऊपर है वो सब, और जो ये असर की एक रिपोर्ट आती है, असर की वो रिपोर्ट देखना है, और उसके बाद में ये सब अपने को देखना है कि बालिका जो लिंगानुपात जो बालिकाओं की स्कूल के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट है वो क्या है, एससी एसटी ओबीसी इनकी जो ड्रॉप आउट रेट है उनके बारे में अपने को देखना है। फिर इनका अपने को है वो रीजन भी बताना है कि ये ड्रॉप आउट रेट है वो इनकी ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, और इनको अपने को दूर भी है वो करने के उनको तरीके बताने हैं। अब यहाँ पर एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि अपने को यहाँ पर सिचुएशनल क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाएंगे कि जैसे मान लो आपको है वो सचिव बना दिया जाए तो आप शिक्षा के अंदर क्या 5 बड़े परिवर्तन लाओगे। तो ये चीज आप पहले से ही तैयार कीजिए कि आपको शिक्षा सचिव बनाया जाएगा तो आप क्या क्या है वो 5 परिवर्तन लाएंगे, या आपको जिला शिक्षा अधिकारी बना दिया जाए तो आप वहां पर क्या 5 परिवर्तन लाएंगे। तो इन चीजों के आप उत्तर पहले से अपनी तरफ से तैयार कीजिए। जब अपन सेकंड सेशन में आएंगे तो अपन इनके बारे में वो डिस्कशन कर लेंगे कि भाई आपने जो उत्तर तैयार किए हैं वो ये है, इनके साथ आप है ये चीज, जैसे कि उस एरिया के अंदर है वो किस तरह से आप ड्रॉप आउट आपका हो सकता है। आपकी प्राथमिकता ये हो कि आप जिला शिक्षा अधिकारी हो तो हिसाब में विशेष रूप से ध्यान दूंगा कि स्कूल के अंदर है वो समाज के जो कमजोर वर्ग के मान लो मैं जिस एरिया के अंदर नियुक्त हूँ वहां पर है वो जो नामांकन रेट कम है, तो मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि सरकारी स्कूलों के अंदर है वो नामांकन रेट बढ़े। फिर हो सकता है दूसरी प्राथमिकता आपकी ये हो कि मेरा ये है वो ध्यान रहेगा कि किसी भी यदि मेरे पास शिक्षकों को नियुक्ति देने का अधिकार है तो हर स्कूल के अंदर मेरा ये प्रयास रहेगा कि सभी प्रकार के अध्यापक है वो यहाँ पर वो उन स्कूलों को भौतिक और जो संसाधन है वो सभी प्रकार के भौतिक संसाधन है वो उपलब्ध हो, और फिर है वो अधिक से अधिक है स्कूलों का इंस्पेक्शन हो, या मिड डे मील स्कूलों का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, तो मिड डे मील के अंदर बच्चों को पौष्टिक आहार मिले। इस तरह से आप अपनी 5 चीजें हैं वो तैयार कर सकते हो कि मेरी ये 5 प्राथमिकताएं है वो रहेगी। हो सकता है आपको ये बना के पूछा जाए कि आपको है वो आरपीएस बना दिया जाए तो आप डिप्टी होंगे तो आपकी क्या 5 प्राथमिकताएं रही, आपको आरएस बना दिया जाए, आपको एसडीएम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पूरे चांस है कि आपको एसडीएम बना दिया जाए तो आपकी 5 क्या प्राथमिकताएं रहेगी। तो आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हो। जैसे अभी मैंने एक देखा था, मैं देख रहा था कि ये छोटी छोटी चीजें बड़ी है वो वहाँ इनकी बोर्ड के अंदर प्रभावित कर सकती है कि सर मेरी एक प्राथमिकता ये रहेगी कि गाँव के अंदर है वो जमीन से संबंधित बहुत सारे विवाद है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि उन विवादों को मैं हल करूं, जिसमें सबसे बड़ा एक विवाद रहता है कि लोगों के खेत के मार्ग है वो बंद हो जाते हैं और कर देते हैं, उनको लेकर आपसी झगड़े होते हैं। तो मैं कानून के भीतर कानून के दायरे में रहते हुए मेरा प्रयास होगा कि मैं इस तरह से है वो मार्ग खुलवाऊं। उसका एक नागौर का भी एग्जाम्पल मैं देख रहा था कि एक अच्छा अभियान है वो चल रहा है उसके नाम से। तो ये सब चीज भी आप है वो देख सकते हो। इस तरह से छोटी छोटी चीजें आज के लिए जो शिक्षा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मेरा ये ध्यान रहेगा एसडीएम के रूप में कि स्कूलों के अंदर है प्रॉपर जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं वो स्कूलों में आप बच्चे हैं वो स्कूलों में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, मतलब स्कूलों की प्रॉपर है वो मॉनिटरिंग, वहाँ पे मिड डे मील है वो प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। और सबसे पहला आपको बड़ा परिवर्तन कुछ भी नहीं करना है, आपको सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन हो तो इसके उत्तर के अंदर आपको यही करना है कि सर मेरा सबसे पहला ध्यान ये रहेगा कि मेरे ऑफिस के अंदर मेरे जितने भी कर्मचारी हैं उनको प्रॉपर बैठने की जगह है, उनके लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था है। आपने पहले सफाई हमेशा घर से होता है, सुधार हमेशा घर से। ये सब करने के बाद में ये सब चीजें हैं वो मेरे एक टीम के रूप में, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम के रूप में
केवल एसडीएम मैं करूंगा ऐसा कुछ नहीं। सर हम टीम के रूप में, मेरा पूरा ऑफिस हम टीम के रूप में आया, हम ये काम करेंगे, हम टीम के रूप में ये काम करने का प्रयास करेंगे, हम ये काम करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ से भी दूसरी अच्छी अच्छी जो उदाहरण है हमारे सामने, जो प्रैक्टिस है, उनको हम वो इम्प्लीमेंट, और जो भी सरकारी योजना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन सोचने होता है तो सरकारी योजना इम्प्लीमेंटेशन, आप ये सोच सकते हो कि सर मैसेज है वो मिड डे मील है उनका बेहतरी से है वो इम्प्लीमेंटेशन करूंगा कि उसके अंदर ये सब, तो इस तरह से आप क्वेश्चन है वो तैयार कर लीजिएगा कि सर आपको आवाज साफ रैंकिंग नहीं बना आ दिया जाए रही है। तो आपकी प्राथमिकता है क्या, आपको डीवाईएसपी बना दिया जाए तो आपकी प्राथमिकताएं है वो क्या। महिलाओं को नॉर्मली एक दो क्वेश्चन ये खूब सारे पूछे जाते हैं, उनको महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन है वो खूब सारे पूछे जाते हैं, महिला सशक्तिकरण। तो आप नॉर्मली महिला सशक्तिकरण की परिभाषा एकदम अच्छे से देख के चाहिए, और महिला सशक्तिकरण की राजस्थान में क्या क्या योजनाएं चल रही है और केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि 5 योजनाओं के नाम बताइए तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए हो, ठीक है। तो महिलाएं इस बात में विशेष रूप से ध्यान दें। महिलाओं को नॉर्मली ये फंसाते हैं कि महिलाओं के लिए तो कॉलेज लेक्चरशिप, किसी ने मान लो बीएड कर रखी हो, किसी ने नेट कर रखी हो कुछ, तो कि आप यहाँ क्यों आना चाह रहे, प्रशासन के अंदर तो बहुत सी ये सब चीजें हैं। और अपन महिलाएं अपने आप को कमजोर मानने लग जाती है और कहती है हाँ सर वो सही है। तो अपने को ऐसा नहीं करना है कि ऐसा तो है नहीं कि महिलाएं कमजोर है कि वो सब ऐसे बोलते जाएं और आप उस बात, वो तो आपको फंसाना ही चाह रहे हैं ना, क्योंकि वो तो उन्होंने तो कहा नहीं कि आप कमजोर है, वो तो कह रहे हैं, लेकिन आपको उस बात का वो पता नहीं सर नहीं ऐसी बात नहीं है। जो आपने जीवन के अंदर कुछ किया है या कि मेरा ये है और मैं ये काम है वो वहां पर करूंगी। तो इस क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहे और इसका उत्तर निश्चित रूप से आप अच्छे से बनाते जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी महिलाओं को पूरी की पूरी संभावना है पूछे जाने की। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर, बोर्ड के अंदर कोई स्पेशल कुछ नहीं है। कई बार बाहर आके लोग ऐसे ही बताते हैं ये सब। मेरा अभी तक है वो 3 बार है वो यूपीएससी के इंटरव्यू देने का अनुभव रहा है, और 7 8 6 7 बार है वो आरपीएससी का अनुभव रहा है। तो नॉर्मली ये सब चीजें अपन छोड़ते जाते हैं इनको लास्ट तक, और इंटरव्यू बोर्ड के अंदर यही पूछते हैं। तो ये सब चीजें आप है वो ध्यान कीजिएगा। उसके बाद के अंदर करंट के इशू आप अच्छे से, जैसे मान लो डोकलाम वाला है, डोकलाम क्या, ये जो अपने अभी जो गलवान घाटी वाला है, डोकलाम वाला है, ये सब चाइना के साथ झड़प वाला, ये सब चीजें 101% आपसे 370 वाला भी आपसे क्वेश्चन हो पूछे जाने की, आप इसको 370 बता दिया। मैं कुछ बता देता हूँ, 370 के ऊपर एक विकास दीदी की सरकार हो, यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छा 2.5 3 घंटे का शायद एक वीडियो है, तो वो आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में आपकी चीजें हैं वो एकदम क्लियर हो जाएगी। दूसरा आपसे ये पूछा जाएगा, ये कहा जाएगा कि साहब अब तो राफेल आ गए, अब तो चाइना को हम ये कर देंगे, पाकिस्तान को ये कर देंगे। अपने को इस तरह से भावनाओं के अंदर नहीं करना है, ठीक है। वो आपसे यही करना चाहते हैं कि आप आम जनता हो या आप एक प्रशासक हो, तो आपको यहाँ पर बेसिकली ये काम करना है, कुछ नहीं करना। आपको बोलते हैं इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछे जाए, देखो आप भारत की विदेश नीति हमारा, हम मान लो राफेल खरीद रहे हैं या हमने परमाणु बम बनाए हैं, ये सब हमारा इनका बनाने का उद्देश्य कोई पाकिस्तान को डराना या चीन को डराना या पाकिस्तान के ऊपर हमला करना या चीन के ऊपर हमला करना, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य हमारे देश की जो संप्रभुता है, हमारे देश की जो है वो कि हमारे जो डिटरेंट जो एक पावर होता है वो डेवलप करने का है, ताकि कोई दूसरा हम पे अटैक कर सके तो हम अपनी है वो सुरक्षा कर सके। तो आपसे कहा जाएगा राफेल आ गया, हमें यही बताना है कि भारत है वो वसुदेव कुटुंबकम की भावना और भारत अहिंसा का पुजारी महात्मा बुद्ध का देश रहा है। हम राफेल लाए तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम पाकिस्तान या चीन के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन हमारी है वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। इन सब तैयारियों के पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारी जो रक्षा पंक्ति है वो मजबूत रहे, और कोई भी विदेशी ताकत यदि हमारे देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहे या तोड़ने की कोशिश भी करे, तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देने से हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम ये ले आए हम उनके ऊपर अटैक करें। तो इन क्वेश्चन के ऊपर भी बहुत अच्छी चीजें आपको एक आप ऐसा कर सकते हैं कि इनसाइट ऑन इंडिया, उसके ऊपर एक आता है माइंड मैप। तो
नॉर्मली सभी ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश खराब इतनी या ऐसा कुछ करना। तो इनसाइट ऑन इंडिया के ऊपर माइंड मैप आते हैं, वो हर दिन एक टॉपिक के ऊपर माइंड मैप आता है, तो आप उस माइंड मैप को पढ़िएगा। आधे घंटे आप उनके ऊपर आपके करंट से संबंधित जितने भी इश्यूज हैं, सब इश्यूज के ऊपर वहां पर आपको माइंड मैप मिलेगा। आप उनके बहुत ही अच्छा वो दिया हुआ है। और इनसाइट ऑन इंडिया के ऊपर अब तो डेली की जो चीजें हैं वो हिंदी के अंदर भी आ रही है, तो आप इनसाइट ऑन इंडिया को फॉलो कीजिए। उनके ऊपर जो करंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है सब है वो आप देखिएगा, क्योंकि आईआर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है वो बनते हैं। क्योंकि एक्चुअली में इंट्री बोर्ड है वो पेपर न्यूज पेपर पढ़ते हैं, न्यूज पेपर उस दिन कुछ न कुछ बात होती है, उसके बाद मान लो साउथ चाइना सी के ऊपर आ जाएगा, गलवान घाटी के ऊपर आ जाएगा, या फिर ईरान के भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध, या नेपाल को लेकर आ जाएगा, या बांग्लादेश को लेकर आ जाएगा। हर किसी के अंदर आपको भारतीय विदेश नीति को ध्यान में रखते हैं और इनके बहुत अच्छे अच्छे आंसर आपको। एक तो विजन आईएएस के ऊपर आप इनकी जो आईआर के जो नोट्स हैं, वो आईआर के नोट्स के अंदर इनके आप छोटे छोटे दो दो तीन तीन मतलब लाइन के आप उत्तर बना लीजिए। उनकी पंच लाइन की इसके अंदर ये बोलेंगे तो मुझे ये बोलना है, ये बोले तो मुझे इसका उत्तर, और ये मान के चलिए कि इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है। आधे घंटे के अंदर 15-20 मिनट आपका इंटरव्यू चलता है, उसके अंदर यही प्रकार की चीजें आपसे है वो पूछते हैं। तो आईआर को आप विजन से और उससे है वो इनसाइड ऑन इंडिया, और एक फेसबुक आप लोग चलाते हो तो उस पर बीबीसी हिंदी है वो आती है, तो बीबीसी हिंदी का जो फेसबुक पेज है तो उसके ऊपर आप देखिएगा, उसके ऊपर हर दिन है वो बहुत अच्छे अच्छे हिंदी के अंदर है वो करंट से रिलेटेड जो है वो आर्टिकल्स है और बहुत ही अच्छे लिखे हुए होते हैं। तो उनकी आप पूरे उनकी आप 4-4 5-5 लाइन है वो कि इसका यदि ये मेरे को पूछेंगे तो इसका उत्तर है वो ये पूछूंगा। चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन पूरे पूछने की संभावना है, हांगकांग है और ये सब है। भारत की तो क्या है, विदेश नीति खराब हो गई है, बांग्लादेश से भी खराब संबंध, नेपाल से भी खराब संबंध, पाकिस्तान चीन से तो थे, और हमारे पे कोई पक्ष में नहीं, इसका मतलब विदेश नीति खराब। ये देखिए विदेश नीति बहुत लंबे समय का प्रोसीजर है। हो सकता है कि कुछ मुद्दों को लेकर अपने और उनके बीच विवाद हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी विदेश नीति खराब हो गई या विदेश नीति कोई एक व्यक्ति है वो के निर्देशन में चलती है। ये एक सामूहिक निर्णय होता है, पूरे राष्ट्र को ध्यान में रखकर यह विदेश नीति चलती है। कुछ मुद्दों के ऊपर विवाद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि अपनी विदेश नीति खराब हो गई या हम सही नहीं है, हमारे पड़ोसी है। ठीक है, कुछ मुद्दों को ऐसा बोल सकते हैं कि सर कुछ मुद्दों को लेकर विवाद हो सकते हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति की बड़ी सफलता कि आज हमारे अपने जो मिडिल ईस्ट जो मध्य पूर्व के देश है उनके साथ बहुत अच्छे संबंध। आप बता सकते हो जम्मू कश्मीर से 370 हटी तो अधिकतर जो देश हैं एक दो देश को छोड़ किसी ने विरोध नहीं किया। ठीक है, सबने है वो भारत का समर्थन किया। रूस से भी उतने ही अच्छे संबंध, अमेरिका से भी उतने ही अच्छे संबंध, इजराइल से भी उतने ही अच्छे संबंध, फिलिस्तीन से भी उतने ही अच्छे संबंध, ईरान से भी उतने ही अच्छे संबंध, सऊदी अरब से भी उतने ही संबंध। इसका मतलब तो ये तो नहीं माना कि भारत की विदेश नीति तो हो सकता है कि कुछ देशों के साथ हमारे छोटे मोटे विवाद हो, तो विवाद की वजह से कई बार हम कटुता आ जाते हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति इतनी परिपक्व है कि हम उन मुद्दों को सुलझा लेंगे। तो इस तरह से अपने पर मतलब बहुत ही ध्यान रखकर तो ये तो हुई मतलब अपने को। तो अपन बायोडाटा देख रहे थे, तो बायोडाटा की ये सब चीजें मैंने बता दी। पहला काम बायोडाटा तैयार करने का, अपना जिला, जिले से रिलेटेड जितनी सांस्कृतिक नृत्य नृत्य जितनी भी चीजें हैं वो सब सांस्कृतिक भौगोलिक धार्मिक आर्थिक राजनीतिक सब चीजें अपने को तैयार करनी है। फिर अपनी जॉब से रिलेटेड टोटल की टोटल चीजें अपने को तैयार करनी है, एजुकेशन से संबंधित अधिकतर चीजें तैयार करनी है, और आइया और करंट से रिलेटेड इनसाइट ऑन इंडिया और रीजन। और आप शाम के समय में है वो राज्यसभा टीवी है वो घंटे आधे घंटे के आते वो आप देख सकते हो जो करंट से संबंधित है। उसके बाद में अपने को पुलिसिंग से संबंधित क्वेश्चन भी एनकाउंटर और ये सब चीजें पूछ सकते हैं। देखो आप लोकतांत्रिक देश के अंदर जब भी आप रहते हैं तो आप ऐसी किसी भी चीज को आपको कभी भी वेद नहीं करना है, या जैसे वॉइस साफ नहीं आ रही। आप एक आध सूबे का एनकाउंटर तो ये सब चीजें आपको पूछी जाएगी। आपको यहाँ पर ना ही तो अपना कोई डिसीजन लेने के साथ जो हुआ वो बहुत सही है, क्योंकि आपको पता नहीं रियल में वहां पर क्या हो। ये सब जांच के विषय होते हैं, ठीक है, कि रियल में उसने सामने से गोली चलाई नहीं चलाई या पुलिस के ऊपर केस लग रहे हैं तो पुलिस सर आवाज क्लियर। न्यायपालिका का संदर्भ है। और जहाँ तक सर अपने न्यूज पेपर कि कुछ ऐसे आक्षेप लगे हैं, लेकिन सर इसके संदर्भ में जो आयोग बना हुआ है वो है वो
इसकी जांच करेगा और जांच करने के बाद में भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश के अंदर आपको बेसिक चीज हमें चाहिए। सर आवाज थोड़ा साफ कर लीजिए सर। हमारे यहाँ पे 25% की बात है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को जीवन मिलेगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। जीवन नहीं ले सकते और गरिमापूर्ण जीवन जीने का हर व्यक्ति का सर अधिकार है। आवाज नहीं आ रही तो है। यदि आप एंड ऑफ गेट तो ये गेट है तो ये गेट कानून होनी चाहिए। लेकिन यदि उसने सामने से गोलीबारी की सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। तो पुलिस को भी आईपीसी का जो है वो सेक्शन जो सर आवाज नहीं आ रही है। और आईपीसी के काफी ऐसे सेक्शन होते हैं जिसके तहत उनको है वो अपनी खुद की है वो रक्षा के लिए उनको भी है वो गोली चलाने का है वो अधिकार सेल्फ डिफेंस। तो यदि वो एनकाउंटर है, यदि रियल एनकाउंटर है तो कोई है वो गलती नहीं होती। इस तरह से इसका उत्तर भी है वो अच्छे से अपने को एनकाउंटर से लेकर भी अपने को तैयार करना क्योंकि ये बड़ा ही करंट का है वो होता है। उसके बाद में एक मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जब भी कभी भी इंटरव्यू में कहीं पर भी आप फंसो तो आप 3-4 चीजें अभी से आप देख लेते। एक आप संविधान की प्रस्तावना बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, मौलिक अधिकारों को अच्छे से आप देख लीजिएगा, मौलिक कर्तव्यों को आप अच्छे से देख लीजिएगा और नीति निर्देशक तत्व आपको बहुत जगह काम आएंगे। आप यदि आप इस आर्टिकल कहीं पर आप इंटरव्यू बोलोगे तो आप मान के चलिएगा कि आप एक्सक्यूज मी सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी एक्चुअली। चीजें और आप बार बार कहीं पर बोलो कि सर हमारे देश की जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है तो ये कहती है हम भारत के लोग सर आवाज नहीं आ रही है भारत प्लीज जो आवाज भी नहीं ये इस तरह से तो आपको वो कई बार पूछ सकते हैं कि सर आप प्रस्तावना क्या आपको याद है और यदि उस समय आपको प्रस्तावना याद है और आपने बोल दी आप मान के चलिएगा कि आप 80 नंबर से गलत नंबर लेके आप ये मैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो ये सब चीजें हैं वो आप देखिएगा। तो ये बड़ी अब आ रही है आवाज क्लियर? यस सर अब आवाज आ रही है क्लियर सर। अभी आ रही है क्लियर? यस सर। हाँ सर अब आ रही है सर। अभी क्लियर आ रही है आवाज? जी सर जी सर। यस सर। आ रही है क्लियर? यस सर। सर अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है। आप कहीं पर है वो कर्तव्यों के बारे में है वो आप फंडामेंटल जो अपने कर्तव्य है ड्यूटी है उसके बारे में है वो आप बता सकते हो। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब। तो ये आप याद करके जाइए और बहुत सी जगह आप फंसोगे तो वहां पर कई जगह पर आपको ऐसा भी फंसाया जाएगा कि आपने तो ये सब जैसे है वो आपने तो दर्शन शास्त्र पढ़ा है। दर्शन शास्त्र है वो ये कहता है कि अहिंसा की बात करता है। आपने तो महावीर को पढ़ा है, आपने गांधी को पढ़ा है और आप तो पुलिस के अंदर आओगे तो पुलिस के अंदर तो है वो यहाँ पर तो बिना ठोके बिना है वो डंडे चलाए काम ही नहीं होता। अरे भाई वो आपको यहाँ पर घुमा रहे हैं, आपकी प्रशंसा करके आपको चढ़ा रहे हैं। आपने पढ़ा है इसका मतलब आप तो जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे। आपसे वहां पर अकॉर्डिंग टू संविधान अकॉर्डिंग टू लॉ चलना होता है। लॉ क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। आपको किसी ने कुछ भी कहा हो, आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है वो आपकी तर्क शक्ति मजबूत करने के लिए, लेकिन आपको करना क्या है कि मेरे संविधान जो आपको परमिशन देता है, देश का कानून जो आपको परमिशन देता है, सिर्फ आपको वही है वो काम करना है। तो संविधान की ये चीजें आप बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाइए, आपको इंटरव्यू बोर्ड के अंदर निश्चित रूप से है वो बहुत फायदा। जैसे मान लो अभी एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री को है वो वहां पर नहीं जाना चाहिए। राम जन्मभूमि के जो शिलान्यास है उनके अंदर आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो देश के हैं वो प्रधानमंत्री है और भारत एक है वो पंथ निरपेक्ष है वो देश है। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो बहुत ही सिंपल सी बात इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि सर है वो निश्चित रूप से भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और भारत की जो पंथ निरपेक्षता है सर वो जो पाश्चात्य जगत की जो पंथ निरपेक्षता है या जो धर्म निरपेक्षता है उससे अलग है। वहां पर धर्म से अलग होने की बात कही गई है जबकि भारत के अंदर सभी धर्मों के सम्मान या सभी धर्मों के आदर करने की बात है वो कही गई है। तो हमारे देश के अंदर यदि भारत के प्रधानमंत्री यदि राम जन्मभूमि के अंदर है वो या वहां पर जो उनके शिलान्यास के अंदर जा रहे हैं तो राम किसी एक समुदाय के नहीं है। राम भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण या अभिन्न अंग है
और वो किसी एक धर्म का स्थल नहीं होगा, वो हमारे देश का है, वो देश की संस्कृति का है वो प्रतीक होगा। और सर दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे देश के अंदर जिस तरह से इस मंदिर का शिलान्यास रखने जा रहे हैं, उसी प्रकार से अजमेर में है वो ख्वाजा साहब की दरगाह के अंदर देश के प्रधानमंत्री है वो चादर पेश करते हैं। ईद के ऊपर या क्रिसमस के ऊपर देश के सभी लोगों को बधाई देते हैं, या जब प्रकाश उत्सव है तो उनके अंदर है वो गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर है वो कुछ भी है वो गलत नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी धर्मों का, अपन किसी का निरादर नहीं कर रहे। वहां जाने का मतलब ये नहीं कि वो मंदिर सिर्फ हिंदू धर्म का होगा या कुछ भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने को इस तरह से देखिए, अब ले लें तो ये एक बहुत ही, अब राजस्थान का जीके हैं उसके आप कल्चर पार्ट को बहुत अच्छे से देखिए, ज्योग्राफिकल और कल्चर पार्ट को। कल्चर के अंदर खूब सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वेशभूषा से संबंधित या कुछ भी, और ज्योग्राफी भी काफी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो कल्चर ज्योग्राफी आप काफी अच्छे से देखिए। और इतिहास में आप जो बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महाराणा प्रताप है, है या महाराणा सांगा है या पृथ्वीराज चौहान है, या आप जिस जगह से बिलोंग करते हो उस जगह का इतिहास है। एक विषय नॉर्मली इनके अंदर ये बनता है कि उन दोनों में से आप लोग किसको महान मानते हैं, ठीक है, महाराणा प्रताप महान थे या अकबर महान थे। तो ऐसे क्वेश्चन का उत्तर बहुत ही है वो रणनीति के साथ देखिएगा कि अपने को किसी एक को महान बताना हो या ऐसा अपने कुछ नहीं करना है। अपने को इस क्वेश्चन के उत्तर को बहुत ही रणनीतिक रूप से अपने को जवाब देना है कि सर यदि हम व्यक्तित्व के रूप से देखें तो दोनों ही है वो महान थे सर, दोनों का ही व्यक्तित्व, क्योंकि उन्होंने है वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, भारत की है वो एक एकता दी, ठीक है, है वो अकबर ने अंदर, ठीक है। और तो इस वजह से सर वो भी मान, लेकिन महाराणा प्रताप जी जो मानता है सर कि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए जिस तरह से जो उन्होंने त्याग, जो उन्होंने बलिदान किया, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है वो आदर्श बने। उनका जो बलिदान है वो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आदर्श है। तो सर है वो तो अकबर एक साम्राज्यवादी शासक थे और ये एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में लोगों के सामने है वो आए उभर कर। तो मेरी नजर के अंदर सर है नीतियों की दृष्टि से ये ज्यादा महान थे और व्यक्तित्व की दृष्टि से क्या है तो नहीं। तो आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, आपने अकबर को भी महान बता दिया और महाराणा प्रताप को भी है वो आपने महान बता दिया, ठीक है। तो इन चीजों के अंदर आप खूब सारी चीजें हम जोड़ सकते हो। तो इतिहास से संबंधित ये चीज, लेकिन आप कल्चर को अच्छे से देख के जाइए और ज्योग्राफी अच्छे से देख के। इतिहास में कुछ लिमिटेड चीजें होती है जो नॉर्मली आपसे वो पूछी जाती है, जो बार बार वही चीजें हैं वो रिपीट है वो की जाती है। तो ये सब चीजें आप है वो देख देख लीजिएगा। उसके बाद के अंदर अपन है वो नॉर्मली आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट्स ध्यान रखने होंगे, क्योंकि स्टेट सर्विस के इंटरव्यू के अंदर काफी फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया इस तरह से आप फैक्ट्स है जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका है वो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है या ये सब कहाँ पर है, तो इस प्रकार के फैक्ट्स भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में राजस्थान की अर्थव्यवस्था या अब कोरोना का जो काल गया है, तो कोरोना के ऊपर आप काफी है वो चीजें देखिएगा। इससे अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, इससे है वो लोगों के जो मानसिक स्वास्थ्य है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। और उसके बाद में इससे सामाजिक जो रिश्ते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, इनसे हमारी संस्कृति के अंदर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। इन्होंने मतलब अपने जनजीवन को कहाँ तक है वो प्रभावित किया है। तो ये सब चीजें भी आप है वो इसके अंदर देख सकते हो। तो कोरोना से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, उनकी दवाइयों से संबंधित बहुत ही सावधानी से आपको है वो इनके उत्तर देने हैं दवाइयों के, कि उनका अपना दवाइयों का बनाने का अपना एक प्रोसीजर होता है। इसमें हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, इनकी पूरी सब ट्रायल हमें देखनी चाहिए और ट्रायल के बाद में जब अंतिम परिणाम आए उसके बाद में हमें है वो किसी भी दवा के ऊपर है वो विश्वास है वो करना चाहिए। हमें एक जो स्थापित प्रक्रिया है या एक प्रोसीजर है या एक सिस्टम है उससे बाहर हमें कभी भी है वो नहीं जाना है। तो ये सब चीजें अपने को है वो ध्यान रखनी है। समय समय पर मैं आप लोगों के साथ इस तरह से लाइव है वो जब भी है वो मेरा बेंचमेट और मेरा साथी नंद किशोर जो है वो यूपी कैडर के अंदर आईएएस है, तो जब भी वो मेरे को कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ है वो जुड़ता रहूंगा। और
मैं आपको यही कहूंगा कि एक बार आप इन सब चीजों को तैयार कीजिए, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद में एक दो चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो कपड़ों को लेकर आपको ज्यादा ऐसे घबराने की या डरने की या ज्यादा कुछ जरूरत है नहीं। आराम से नॉर्मल जो भी है वो आप पहन के जाइए और एकदम वहां पर फ्री माइंड। और इंटरव्यू से पहले दिन मेरी आपको ये सजेशन है कि आप अच्छे से नींद लेके जाइए। अधिकतर लोगों को नींद नहीं आती है और उस वजह से उनका इंटरव्यू है वो खराब जाता है। तो आप है वो नींद लेके जाइए, नींद लेने में कोई भी कोताही ना बरते। और बिना नींद लिए है वो इंटरव्यू बोर्ड के अंदर आप खुद को भी समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। उससे फिर मजा नहीं आएगा, आपकी पूरी की पूरी मेहनत के ऊपर क्या हो जाता है, पानी है फिर जाता है। और दूसरी चीज, मॉक इंटरव्यू। अब थोड़ी सी दिक्कत ये है कि कोरोना की वजह से आप लोगों के मॉक इंटरव्यू की दिक्कत आएगी, तो उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपने आप को सुनिए कि आपने किसका बायोडाटा के जो उत्तर तैयार किए या आपसे जो उत्तर पूछे उन उत्तर को आपने है वो जो बोला उसमें और क्या क्या आप वो सुधार कर सकते हैं। तो ये सब चीजों के ऊपर आपको है वो विशेष विशेष रूप से आपको है वो ध्यान देना है। और सर मुझे पता हॉबीज है के कि बारे में ये सब कुछ। चीजें करना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से तैयार कीजिए, लेकिन सबको ऐसा लगता है एक बार में सब चीजें पढ़ लूँ उसके बाद में ये सब कर लूंगा। ये नहीं, आप पढ़ते रहोगे सब चीजें भूल जाओगे। लेकिन इंटरव्यू के लिए बेसिक चीज है कि आप अपना बायोडाटा, आपका मैक्सिमम इंटरव्यू आपके बायोडाटा पे जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मेरा अनुभव यही रहा है। तो बायोडाटा पहले तैयार कीजिए, बाकी की चीजें बाद में पढ़िए। आपकी इंटरव्यू की शुरुआत ही वहां से होगी। आप खोटे खोटे आंसर दोगे और खोटा खोटा टाइम खराब होगा, उससे कोई मतलब नहीं था। आप धूम धड़ाके से आंसर देते जाओगे, आपसे जो भी पूछेंगे तो आपको भी मजा आएगा और आपका इंटरव्यू बोर्ड है वो सही दिशा के अंदर भी है वो जाएगा। तो सर हॉबीज के बारे में कुछ। हॉबी, हम जब इंटरव्यू देते थे तो उस समय हॉबी है वो लिखवा वहीं पर लिखवाते थे। अब हॉबी, मैंने तो कैमल राइडिंग लिखी। अब कैमल राइडिंग हॉबी लिखी थी तो मुझे तो इसमें कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि ये हम मैं तो वेस्टर्न राजस्थान का निवासी था और ऊंट, घर में ऊंट पालते थे। तो ऊंट को लेकर है वो कभी कोई है वो दिक्कत रही नहीं है। तो ऊंट के कितने दांत, हाइट, वेट, उनका नाम, ऊंट से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं कि बच्चों की तस्करी होती है जो ये मध्य पूर्व के देश होते हैं उनमें ऊंट को लेकर उनके ऊपर जोकी बना के बिठाया जाता है पाकिस्तान से खूब सारे बच्चों। तो वहां पर छोटे बच्चों को ऊंटों के ऊपर क्यों बिठाया जाता है, उनकी तस्करी क्यों होती है, ऊंटों की दौड़, ऊंट नृत्य, कैमल फेस्टिवल, ठीक है। और ये सब इस तरह से खूब सारे क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। तो हॉबी जो भी आप लिखो तो उसके खूब सारे, ऐसे नहीं दिखावटी रूप से है वो आप हॉबी लिख रहे हो और जब वहां से क्वेश्चन पूछे तो आप बता ही नहीं पा रहे। तो जो भी आप हॉबी लिखो तो उसके बारे में खूब सारा पहले आप है वो स्टडी कर लीजिए कि क्या हॉबी आप है वो रखना चाहते हो। तो इस चीज के बारे में एक चीज होती है कि आप आदर्श व्यक्तित्व किसको मानते हो या क्या मानते हो। तो इसका जवाब आप अपने घरेलू अपने माँ बाप से रिलेटेड करके भी दे सकते हो कि आपके माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत से आपने सीखा है कि आपको जीवन के अंदर है वो बहुत मेहनती बनना है और बहुत ही मेहनत आपको करना है। तो आपके माँ बाप आपके आदर्श हो सकते हैं और कईयों के माँ बापों ने बहुत संघर्ष किया है। तो आप बता सकते हो कि सर मेरे माँ बाप ने इस तरह से संघर्ष, वो कि मेरे माँ बाप वो पूछे क्यों है भाई आपके माँ बाप, तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हो। उनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है वो पड़ सकता है। या माँ बाप या दादा दादी जो भी आपके हो आदर्श, या कोई अब्दुल कलाम या कुछ भी है, तो ऐसे मतलब दो तो उसके पीछे आपके पास अच्छे है वो रीजंस है वो होने चाहिए कि ये सब। एक क्वेश्चन ये होता है कि साहब है वो आपको ही क्यों बनाया जाए। एक क्वेश्चन ये नॉर्मली है वो पूछता है कि हम है वो आपको बना दे तो, या आपको क्यों बनाए, आपके अंदर है वो ऐसा क्या है कि हम आपको आरएस बना दें। तो इसके अंदर इसके दो हिस्से होते हैं इस क्वेश्चन के उत्तर का। पहला पोर्शन तो ये होता है कि अ, आप है वो आपके अंदर टीम वर्क करने की शैली है या आपके अंदर भावना है, ठीक है। और आप मेहनती हैं, ये सब तीन चार चीजें आप बता सकते हो कि ये सब क्वालिटी मेरे के अंदर है। लेकिन
अगली बात जो पंच अपने को मारना है वो ये मारना है कि सर महत्वपूर्ण चीज जो अपने को बाद में बोलनी है वो ये बोलनी है कि सर देश हित है वो पहले है। तो वो कहेंगे कि ये तो सभी में होती है ऐसा कुछ, तो वहां पर आप क्या बोलोगे कि सर ये जो सेवा है वो राज्य के हित के लिए है और देश के है वो हित के लिए। तो मेरे अंदर ये क्षमता है, लेकिन सर मेरे जो दूसरे साथी हैं जो बाहर बैठे हैं या जो पहले इंटरव्यू देखे हैं उनके बारे में मैं नहीं जानता। तो माननीय जो इंटरव्यू बोर्ड है वो बेहतर है, वो इस संदर्भ में फैसला ले सकते हैं। यदि सर मेरे अंदर है वो उन लोगों से ज्यादा यदि क्षमता है तो निश्चित रूप से मुझे लिया जाए, लेकिन माननीय इंटरव्यू बोर्ड को लगता है कि मेरे अंदर वो क्षमताएं नहीं है जो दूसरे लोगों के अंदर है, तो सर निश्चित रूप से है वो उन लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि यह एक गलत व्यक्ति का जो चुनाव है वो देश को बड़ा नुकसान या लोगों के लिए बड़ा नुकसान है वो हो सकता है। तो मुझे बिल्कुल भी है वो बुरा नहीं लगेगा या ऐसा कुछ। तो इस तरह से आप ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपनी चीज, क्योंकि आपको नहीं पता कि दूसरे लोगों की क्या अच्छाइयां हैं क्या कमी है, तो आपने इंटरव्यू बोर्ड को बोला है कि सर इसका सबसे अच्छा निर्धारण है वो सर आप कर सकते हो। मैं मेरी सर विशेषताएं बता सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरे लोगों की या जो मेरे दूसरे साथी जो बाहर बैठे हैं या जो पहले इंटरव्यू देखे गए उनकी जो अच्छाइयां या उनकी जो विशेषताएं हैं वो मुझे नहीं पता। लेकिन सर देश हित और जनहित है वो प्रथम है, तो जो मेरे से यदि वो बेहतर है तो निश्चित रूप से उनको, और यदि मेरे में तो निश्चित रूप से वो मुझे। तो ये इस तरह से भी अपने को कुछ, तो इन क्वेश्चन के बारे में अगली बार भी जब मैं आऊंगा तो अपन अच्छे से है वो डिस्कशन कर लेंगे। एक क्वेश्चन नॉर्मली ये भी पूछते हैं कि एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, तो इसमें अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने 5-7 एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी की विशेषता, या जो नोलन कमेटी थी उसने 5-7 विशेषता बताई, तो वो सब जिसमें सत्यनिष्ठा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी है, कमजोर लोगों के प्रति है वो करुणा है, और एम्पैथी है, ठीक है, और गैर तरफदारी और भेदभाव रहितता है, ईमानदारी है, ये 5-7 जो विशेषताएं हैं वो आपको है वो ध्यान में होनी चाहिए। और जो टीम वर्क करे ये एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी का है वो लक्षण होने चाहिए। तो ये कुछ चीजें मैंने आपके साथ है वो शेयर की है, और आशा है कि 100% तो नहीं लेकिन 5 से 10% में आप लोगों का जितना टाइम मैंने लिया उसके ऊपर मैं खरा उतरा हूँगा। और अगली बार जब भी अपन लोग मिलेंगे तब और अच्छे से है वो डिस्कशन करेंगे। इस बार मैंने आपको थोड़ा सा व्यू दे दिया कि इसके ऊपर आप लोग तैयारी कीजिए, और फिर अगली बार आपकी दिक्कत आएगी तो उनके ऊपर अपन है वो उत्तर है वो तैयार करेंगे। तो पुनः एक बार मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और बार बार इन चीजों के अंदर आप दिमाग है वो ना दौड़ाएं कि इंटरव्यू कब होंगे क्या होंगे, कोरोना है, ये सब ये फालतू की चीजें हैं, ये अपने बस की बात नहीं है। अपने बस की बात जितनी है इंटरव्यू की तैयारी करना, आप है वो अच्छे से लगे रहे, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा थैंक यू लगा सर। सर।